नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आज वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैश्विक भलाई और समृद्धि के लिए भारत कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का आज ई उद्घाटन किया। इन सभी पुलों को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ बताएंगे, देश में लगातार 7वें दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसमें ज्यादातर मामले बड़े शहरों में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा देश दुनिया में कोविड-19 की क्या है स्थिति, इस पर भी रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आज वर्चुअल उद्घाटन किया और कहा कि वैश्विक भलाई और समृद्धि के लिए भारत कुछ भी करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐसा भारत है जो सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में देश की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान पर चर्चा करना स्वाभाविक है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक पुनरुत्थान की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। I see this closely linked with two factors. The first is Indian talent. World over, you have seen the contribution of India's talent force. Who can forget the Indian tech industry and tech professionals? They have been showing the way for decades. India is a powerhouse of a talent that is eager to contribute. The second factor is India's ability to reform and rejuvenate. Indians are natural reformers. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ भारत वैश्विक महामारी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान बढ़ाने के साथ साथ देश की आर्थिक सेहत को बेहतर करने में जुटा हुआ है। When India talks of revival, it is revival with care, revival with compassion, revival which is sustainable both for the environment and the economy. During the last 6 years, India has made great gains in areas such as total financial inclusion, record housing and infra construction, ease of doing business, bold tax reforms including the GST. Indians have the spirit to achieve what is believed to be impossible. No wonder that in India we are already seeing green shoots when it comes to economic recovery. आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मतलब स्वयं तक सीमित होना या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है। इसका मतलब सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग होना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. Very few countries will offer the kind of opportunities that India does today. There are many possibilities and opportunities in various sunrise sectors in India. Our reforms in agriculture provide a very active investment opportunity to invest in storage and logistics. We have brought reforms in the MSME sector. A booming MSME sector will also complement big industries.
There are investment opportunities in the defense sector. Now, there are more opportunities for private investment in space sector. This will mean greater access to commercial use of space tech for the benefit of people. कार्यक्रम में 30 देश के 5000 वैश्विक प्रतिभागी डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड विषय पर ब्रिटेन में आयोजित यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। इंडिया इंक हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ग्लोबल वीक कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसमें भारत दुनिया से और दुनिया भारत से मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के सामाजिक संस्थाओं से संवाद किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव और लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को चर्चा के जरिए देश के सामने रखा। हर हर महादेव। हर हर महादेव के उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सामाजिक संगठनों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने वाले समाज सेवियों से न केवल संवाद किया, बल्कि उनके कार्यों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी का डटकर मुकाबला करने के लिए वाराणसी के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही है कि कोरोना के संकट काल में भी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के अलग अलग लोगों से लगातार संपर्क में हैं और उनसे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी और फीडबैक लेते रहते हैं। कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, यहां क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आए श्रमिक साथियों के लिए हम कितना प्रबंध कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैं बिल्कुल लगातार लेता रहता था। तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है और हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इसका बड़ा लाभ बनारस में भी गरीबों श्रमिकों को हो रहा है। गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था। और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे। प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हमको काम करने में पूरे गायत्री परिवार को, सभी धार्मिक संस्थानों को आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई। गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम। राष्ट्रीय रोटी बैंक ने यथासंभव प्रतिदिन भोजन वितरण का कार्य अपने आवास से बना के भोजन जरूरतमंदों में वितरण करती रही। इस कार्य में काशी के बहुत से माननीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और भोजन बनवाकर राष्ट्रीय रोटी बैंक की टीम को देते रहे। तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बनारस के विकास के कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल काशी में करीब 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है और इससे कई लोगों को रोजी रोटी भी मिली हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो बनारस में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की 18वीं बैठक हुई। बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति, सरकार की रणनीति और आगे की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दुनिया के आंकड़ों को लेकर कैसे भारत की स्थिति बेहतर है और कैसे आगे इसको और बेहतर किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण और दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की भी समीक्षा की गई। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत के तीसरे स्थान पर पहुंचने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर और ठीक होने की दर दुनिया के कई देशों से बेहतर है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के 505.37 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत मामले 1453.25 हैं। इसी तरह भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मरने वालों की संख्या 14.27 है, जबकि वैश्विक औसत इसके 4 गुना से भी ज्यादा 68.29 है। दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट यानी 62.08 आज सुबह का हमारा रिकवरी रेट है और दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु का दर आज हमारा 3 से भी कम 2.75 हमारा जो मृत्यु दर है वो आज है। इसके साथ साथ हमारा डबलिंग रेट अब 21.8 दिन हो गया है। एक्सपर्ट्स की तरफ से दोबारा से ये बताया गया कि भारत में आज तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। बैठक में राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई। देश में कोरोना वायरस के 90% मामले 8 राज्यों में हैं, जबकि देश के 49 जिलों में कुल मामलों के 80% केस हैं। देश में मजबूत होते स्वास्थ्य ढांचे पर भी बैठक में चर्चा हुई। देश भर में 3,77,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 39,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 1,42,000 से ज्यादा बेड ऑक्सीजन आपूर्ति सुविधा से लैस हैं। इनके अलावा अभी तक 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा N95 मास्क, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा PPE किट और 6 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। बैठक में केसों की संख्या कम करने को लेकर और केसों को जल्द पता लगाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी गई। वैक्सीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस वक्त विश्व में 100 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो अलग अलग ट्रायल स्टेज पर हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ मिलकर और कैडिला हेल्थ केयर 2 स्वदेशी वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन फेज 1-2 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैक्सीन जितनी फास्ट डेवलप हो के लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए उतना फास्ट इसको डेवलप कराएं। DG ICMR के लेटर का इंटेंट था कि साइट्स को बोलें कि फास्ट ट्रैक करो, हमारे पास कैंडिडेट है, ऐसा ना हो दैट वी मिस द बस। और वैक्सीन की देखिए आज ज़रूरत है। अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स में जाएंगे बनाने के और 2 साल बाद वैक्सीन लाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो द एंटायर रेस्टलेस इन द गवर्नमेंट इन ICMR इसकी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करिए, इसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराइए हमारे कंट्री के सिटीजन्स को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत ने कोरोना वायरस के नियंत्रण में सही दिशा में काम किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अहम जानकारी दी। तो रेंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का, वो ICMR के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ ICMR। इट हैज़ वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रेंडमाइज ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी, हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए ICMR के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि जहां इंडिविजुअल केसेस में ट्रीटिंग क्लिनिशियन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जाते हैं, वहां न तो ICMR और न ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की किसी फॉर्मल अप्रूवल की आवश्यकता है।
पिछले 24 घंटों में देश में अब तक के रिकॉर्ड 24,800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में अब कोरोना के 7,67,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे कोरोना के केस से ठीक होने वाले केसेस की रिकवरी रेट 62% से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों की दर में भी कमी आई है और ये 2.75% पर आ गई है। वहीं देश में रोजाना 2.5 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है, उसमें से 9.3% केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 487 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,67,296 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 21,129 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 62.08% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 4,76,378 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19,005 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 2,69,789 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,67,061 लोगों की जांच हुई। देश में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 9.31% चल रहा है। देश में कोरोना की जांच के लिए अब 1,132 लैब काम कर रही हैं। देश में लगातार 7वें दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसमें ज्यादातर मामले बड़े शहरों में दिखाई दिए हैं। जिन शहरों में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस आए हैं, उनमें दिल्ली सबसे ऊपर है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 6,500 से ज्यादा केस पहचान में आए हैं। यहाँ तमिलनाडु में 3,700 से ज्यादा केस मिले हैं। रिकवरी रेट में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में ठीक होने की दर सबसे कम है। दिल्ली में 2,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। देश की राजधानी में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे में 1,904, हैदराबाद में 1,500 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। मुंबई में 1,347 केस और पुणे में 1,243 नए मामले सामने आए हैं। चेन्नई में 1,203 नए केस के बाद कुल मामले 72,000 से ज्यादा हो गए हैं और बेंगलुरु में 1,148 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। अब तक यहां करीब 13,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां बीते 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में सबसे ज्यादा केस और मौत भी यहीं दर्ज की गई है। तमिलनाडु में एक दिन में 3,700 से ज्यादा मामले आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों में ये दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक में 24 घंटे में 2,000 से अधिक केस आए हैं। दिल्ली में 2,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। देश की राजधानी कोरोना के मामले में तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक रिकवरी रेट की बात करें तो उत्तराखंड 81.34% और छत्तीसगढ़ 80.43% के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद लद्दाख में 80.31, चंडीगढ़ में 78.36% और राजस्थान में 76.44% रिकवरी रेट है। सबसे कम रिकवरी रेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में ठीक होने की दर सबसे कम है। इसके बाद दादरा नागर हवेली और दमन दीव, नागालैंड और पुडुचेरी का नंबर है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है टेस्टिंग में तेजी आना। पिछले एक महीने में ज्यादातर राज्यों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली 22 जून के बाद कोरोना के परीक्षण में 116% की बढ़ोतरी हुई है। 22 जून 7 जुलाई के बीच 2,78,000 से ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान कर्नाटक में 74 और उत्तर प्रदेश में परीक्षण में 72% बढ़ोतरी हुई है। 22 जून से 7 जुलाई के बीच बिहार में करीब 1 लाख टेस्ट किए गए। 9 से 22 जून की अवधि के दौरान हुए टेस्ट से 63% ज्यादा है। महाराष्ट्र में 61% टेस्टिंग बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के सीमावर्ती इलाकों में बीते कुछ सालों में ढांचागत परियोजनाओं को काफी बढ़ावा मिला है और सीमाओं के आसपास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का आज उद्घाटन किया। ये सभी पुल सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। देश के तमाम सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। रिकॉर्ड समय में इन पुलों का काम पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के सभी रैंक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सीमा के करीब दूर दराज के क्षेत्रों में लाइफलाइन हैं। जिस दौर में दुनिया दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही हो, एक दूसरे से अलग थलग रह रही हो, ऐसे दौर में लोगों को जोड़ने वाले इन पुलों का उद्घाटन करना एक सुखद अनुभव की बात है और इस महत्वपूर्ण कार्य को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करने पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकार बीआरओ के संसाधनों को कम नहीं होने देगी। इसके साथ ही मंत्रालय बीआरओ के इंजीनियरों और कर्मियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस तरह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, ये सभी कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाते हैं। पिछले कुछ सालों में बीआरओ के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं में काफी तेजी आई है और 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में बीआरओ ने लगभग 30% ज्यादा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस तेजी के साथ साथ बीआरओ का बजट भी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम आदमी के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए। इनमें एक बड़ा फैसला प्रवासी मजदूरों को राहत देने से भी जुड़ा है। इसके तहत देश के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा, वो भी बेहद सस्ती दरों पर। शुरुआत में योजना के तहत 3 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। देश में शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफायती दरों पर किराए का मकान लेना अब आसान होगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराए के आवास परिसरों का विकास करेगी। केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना के लिए मंजूरी मिल गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए घर मुहैया कराना है। योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार तकरीबन 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विभिन्न श्रेणियों में किराए के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। फैसले के मुताबिक खाली पड़ी सरकारी वित्त पोषित आवासीय योजनाओं को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र के ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने पर उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनमें परिसर के इस्तेमाल की मंजूरी, 50% अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो, टैक्स राहत की पेशकश की जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स 25 साल बाद अर्बन लोकल बॉडी को लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद नए सिरे से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लाभार्थियों को सस्ते किराए के इन घरों में बिजली, पानी और अन्य तमाम सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। माना जा रहा है कि इस योजना से हाउसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ने के साथ साथ स्टील, लोहा और निर्माण कार्य में लगने वाले अन्य सामानों की मांग में वृद्धि होगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में मददगार साबित होगी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।
भारत में कृषि के क्षेत्र में तो विकास कर लिया है, लेकिन जब बात कृषि के बुनियादी ढांचे की होती है तो स्थिति में अब भी सुधार की गुंजाइश है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत खेती की बुनियादी सेवाओं के लिए विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोविड-19 के इस मुश्किल समय में इन मंडियों से भी रौनक गायब है। किसान जो यहां आ नहीं पाए, उनके लिए विकल्प सीमित हैं। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के अभाव में या तो वो अपनी फसल को कौड़ियों के भाव मोहल्ले के बाजार में बेचें या फिर खेतों में ही छोड़ दें। किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि में ढांचागत सेवाओं के विकास की बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत विशेषकर फसल की कटाई के बाद प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज, अन्न भंडार, पैकेजिंग, ई मार्केटिंग और ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाओं पर साल 2029 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी कोशिश होगी कि जो परियोजनाएं इस परियोजना में शामिल हैं उन सबको ठीक प्रकार से लोग नीचे तक क्रियान्वित कर सकें, उनका लाभ किसानों को मिल सके। इसके लिए उनको तकनीकी जो समर्थन की आवश्यकता है वो तकनीकी समर्थन भी केंद्र सरकार देगी। 1 लाख करोड़ रुपए की ये राशि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी विपणन समितियों, किसान उत्पादक संगठनों जैसी संस्थाओं को बैंकों के जरिए दी जाएगी। सभी प्रकार के कर्जों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 सालों के लिए होगी। इस कर्ज की अदायगी पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक के मोरेटोरियम यानी किस्त को स्थगित करने का भी विकल्प मौजूद है। अगर किसान को उसकी मेहनत और लागत का सही मूल्य दिलाना है तो उसे बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना बहुत जरूरी है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का विकल्प। सरकार की तरफ से 2018-19 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक हम केवल 3.91% सब्जियों, 8.03% अनाजों और 8.87% डेयरी उत्पादों में ही गुणवत्ता का विकास कर पाते हैं। बात साफ है, अगर किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में देर तक रख पाए, उसे मंडियों तक आसानी से ले जा पाए और फूड प्रोसेसिंग उद्योग का उसके पास विकल्प हो तो उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से सरकार इन्हीं बुनियादी सेवाओं का विकास करना चाहती है। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत EU समिट में भाग लेंगे, जिसमें कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर मंथन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विभिन्न मुद्दों पर इनसे व्यापक वार्ता की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई के अंतिम संस्कार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वसीम, उनके पिता और भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वसीम बारी को उनके पिता बशीर शेख और भाई उमर की बीती रात आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। विकास को उज्जैन की अदालत में पेश किया गया है, जहां उसे 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उसे कानपुर कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले विकास दुबे को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। विकास के साथ उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।